कहते कर लो, और नहीं होते हैं तो अभी फिर कई जन्म लेंगे। ये कुछ डॉक्टर अंशुमान, हाँ जी, अब आप सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ डॉक्टर शर्मा आपसे भी, प्रियंका जी आपसे। सोमवार की मेरी व्यस्तता थोड़ी अजब सी होती है, आप सर्जन हैं, आप समझ सकते हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप कर गए। जी नहीं, हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप लोग के इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद आप लोगों ने इस विषय पर बातचीत के लिए वक्त निकाला। जी, अभी डॉक्टर शर्मा से बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि योग का जो है सही मायना उनके लिए क्या है, तो मैं यही सवाल आपसे भी दोहराना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि योग के मायने क्या है। जी डॉक्टर अंशुमान। योग के मायने से पहले एक सर्जन के नजरिए से योग की परिभाषा समझ लें तो बेहतर होगा। भाषाएं जितनी है, योग की परिभाषाएं उतनी बन गई हैं, जबकि है नहीं, बन गई हैं, भाषाओं की वजह से बनी है वो योग की परिभाषा। योग की परिभाषा ही है, अगर हम माने, अगर रेफरेंस, क्योंकि डॉक्टर लोग रेफरेंस की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि का ही सबसे सटीक रेफरेंस मुझे मिला आज तक, जिन्होंने अष्टांग योग की बात कही थी। उनसे जब पूछा गया कि योग है क्या, तो दूसरे सूत्र में वो उन्होंने कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। और उसके बाद पूरी पतंजलि योग पर दीप्त में इसी का वर्णन है, कैसे, जो सवाल आज सबके मानव जीवन में है। लेकिन शॉर्टकट रास्ता अपनाने के चक्कर में लोगों ने योग को एक एक्सरसाइज, व्यायाम, वजन कम करने का तरीका या किसी बीमारी से बचने का तरीका, ये इतना छोटा नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए सर्जन, मैं आपको बता सकता हूं, योग इतना व्यापक है, जो गर्भ से लेके गर्भ तक, बच्चा जब मदर के पेट में पल रहा हो और उसके घर में उसकी मदर का योग से क्या रिश्ता है, उस बच्चे पे क्या असर होगा, आगे उस बच्चे पे जब बड़ा होगा क्या असर होगा, और अंतिम समय में इंसान का आखिरी वक्त, आखिरी पल कैसा होगा, ये योग है। इसलिए सबसे पहले तो योगा नहीं है। लोग कंफ्यूजन में कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा बनाए, योग को भी योगा बना दिया। शाश्वत सनातन योग है, योग ही रखिए। उसकी भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो संवाद किया, उसमें परिभाषा थोड़ी अलग थी, इसकी अलग थी। लेकिन अगर व्यापकता समझनी है इसकी, तो एक प्रोफेशनल के नजर से, खास करके आज की चर्चा में हम प्रोफेशनल्स को रखें, जिनके पास होता है कि हमारे पास समय नहीं है, समय का बड़ा अभाव है, तनाव भी है, टारगेट भी उनके ऊपर है, जिंदगी में सक्सेसफुल भी होना चाहते हैं, फिर कहते हैं कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। देखिए, तरीका कभी शॉर्टकट नहीं होता, तरीका सत्य होता है, जितना है उतना रहेगा ही, आपको उसको अपने जीवन में उतारना है, उतारने के तरीके निकालने हैं। जैसे जो लोग मुझसे पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं कहता हूं, यू कांट मैनेज टाइम, योर टाइम इज नॉट योर्स, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ एंड गेट सिंक्रोनाइज्ड विद टाइम, दैट इज एक्चुअल समय का प्रबंधन। सिमिलरली इसका व्यापक रूप योग का अगर समझिए, तो ये योग ऐसा है जो अब WHO की परिभाषा को, स्वास्थ्य की परिभाषा को बदलने लगा है धीरे धीरे, कई फेजेज में बदले WHO ने। और हमारे शास्त्रों में योग या किसी भी स्वस्थ जीवन की परिभाषा को लिखा हुआ था, सम दोष सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया। इसमें सब चीज की समानता बताते जा रहे हैं, और इसी में प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, इसी को स्वस्थ कहा गया। मतलब, अब इसको मैं हिंदी बताने की जगह इंग्लिश में बताता हूं। WHO ने क्या पहले कहा, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ, नहीं है, खत्म हो गया। बीइंग ए सर्जन, मैं बीमारी को बाहर निकाल सकता हूं, बट आई कांट मेक यू हेल्दी। उसके बाद हुआ जस्ट बीइंग फिजिकल हेल्दी इज नॉट हेल्थ, तब जोड़ा गया फिर मेंटल हेल्थ को, तब जोड़ा गया सोशल हेल्थ। ऐसे करते करते अभी भी स्पिरिचुअल हेल्थ लैकिंग है स्वास्थ्य की परिभाषा में। अगर जिस दिन ये पूरी व्यापकता को समझ लें, क्यों हर चिकित्सक का उद्देश्य एक ही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। अगर हो जाएगा तो सारे डॉक्टर इस तरह समझेंगे, और कभी डॉक्टर जो इसको समझ लेगा योग की व्यापकता को, अहंकारी नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा अहंकार क्या है, और चाहेगा किन किन विधाओं को मिला के अब बेस्ट इलाज कैसे मरीज का दिया जाए, इस पे उतर जाएगा। इस
शुरुआत में मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी चर्चा में आगे होते रहेगी। जी डॉक्टर मोहित, हम लोग बात कर रहे थे अष्टांग योग पर। हाँ जी। और आप उसके बारे में बता रहे थे कुछ, फिर हम लोग की बातचीत बीच में अधूरी रह गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी वो बातचीत कंटिन्यू करें कि अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनको हम लोग आम आदमी की जो जिंदगी के अंदर कैसे उतार सकते हैं सिंपल तरीके से। हालांकि सर ने बोला शॉर्टकट तो नहीं होगा, लेकिन एक आम आदमी को जो चीज समझ में आती है, मैं चाहती हूँ कि आप उस तरीके से बताएं। देखो, अभी इतना सुंदर बताया है अंशुमान जी ने भी, बहुत सुंदर बताया कि है ना, देखो तनाव मुक्ति और ये सब इतना खूबसूरत तरीके से एक स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा के रूप में। अष्टांग योग में 8 लिम्ब है, और सबसे कमाल बात ये कि उन 8 लिम्ब में से nobody knows and nobody tries to know, कोई कोशिश भी नहीं करता है। सबको सबसे पहले तो क्या है, गलत धारणा है योग के बारे में। गलत धारणा क्या है, जो अभी मैंने बताया कि है ना, हमको लगता है योग का मतलब तो कोई ऐसा हिमालय वासी होगा और ऐसा कुछ होगा कि वो अपनी लुंगी बांध के आएगा और पीले वस्त्रों में आएगा, और फिर ऐसा एक हाथ होगा, हाथ में कमंडल होगा, है ना। ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बार बार ये समझा रहा हूं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण अनुशासित तरीके से, चाहे वो सर्जन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो कुछ भी है, मैं तो जब भी वो किताब उठाता हूँ महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, और पहले सूत्र में ही गाड़ी रुकती है, और वो गाड़ी यहीं रुकती आता है, योग अनुशासन। अब उसके आगे आप बढ़ोगे जब पहले अनुशासन स्वयं अपनाओगे। अब आती है 8 लिम्ब। जैसे ना कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ना डॉक्टर साहब, महर्षि पतंजलि ने कितने तरह के आसनों के बारे में वर्णन किया है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, महर्षि पतंजलि ने एक भी आसन के बारे में वर्णन नहीं किया है जिनके बारे में हम सोचते हैं ना कि अच्छा, तो फिर हम इतने सारे जो आसन और पोस्चर बनाते हैं उसका क्या मायने। अरे भाई, पोस्चर केवल शरीर के स्तर पर है। महर्षि पतंजलि के केवल 3 सूत्र हैं, 196 फार्मूलाज में से केवल 3 सूत्र। पहला, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जो हो सके वो आसन, जो आपके चेहरे की मुस्कान के साथ चले। अभी क्या है कि जैसे मान लो आपने ऐसा कोई पोस्चर बना लिया और चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, तो आसन नहीं है वो कुछ ना कुछ फिजिकल लेवल पे आप अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। दूसरा, इतना सुंदर है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, प्रयत्न पूर्वक शिथिलता पूर्वक जो आपको अनंतता तक लेके जाए वो आसन। इससे सुंदर क्या बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला दिया है, ततो द्वंद्वानि अभिघातः, ऐसा करने से आपके भीतर के अंतर द्वंद्व मिट जाएं, तब वो आसन है। अब बताओ इसमें कहा उन्होंने कहा कि एक टांग पे खड़े रहो, एक हाथ पे खड़े हो जाओ, मतलब कुछ ऐसा कर लो कि कर्तव्य बन। जिम्नास्टिस्ट बहुत है भाई दुनिया में, जिम खोल के कमी है क्या कि वो कर्तव्य दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इसलिए योग कभी कर्तव्य होना नहीं है, योग सीधा सीधा सा जीवन की शैली है। जैसा अभी अंशुमान जी ने बताया कि हमने योग को क्या माना, चिकित्सा पद्धति मान लिया, अपने आप को ठीक करने की जादू की छड़ी मान लिया, मोटापा कम करने, डायबिटीज हाइपरटेंशन कम करने की उसको विधा मान लिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको मैं कहूं कि पायरिया ठीक करने का ट्रीटमेंट ब्रश करना है। अरे भाई, ब्रश तो पायरिया हो चाहे नहीं हो, यू हैव टू डू ब्रश रेगुलरली। शौच का अर्थ है आपको रोजाना सफाई करना है। तो जीवन की शैली में हमारे शामिल रखना है। जैसे आश्रम व्यवस्था जब रही होगी भारत की संस्कृति में, उस वक्त सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते थे ताकि विद्यार्जन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हम ये सारी बेसिक चीजें भूल गए। अब बेसिक चीजें भूल गए तो भुगत भी रहे हैं बहुत सारी चीजें। जैसे अभी महामारी के समय पर बहुत सारी, मतलब हमारी मानव सभ्यता ने इस चीज को भुगता है। स्टिल 8 लिम्ब में यम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। मैं इनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लें कि जो भी व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा से सत्य का पालन करता है, अस्तेय का पालन करता है, तो उसके जीवन में है ही यम। If you are telling the truth, if you are applying the truth in your life, तो you are simply योगी। आपको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं योग के रास्ते पे चल पड़ा हूं और मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसे ही नियम है, ऐसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो हम समाधि तक तो, अच्छा समाधि ऐसे कैसे लग जाएगी बिना कहीं हिमालय पे जाए? बिल्कुल लगेगी। जब आपका मन शांत होता है आप समाधिस्थ ही हैं। जीवन में जब आप गहरी नींद में होते हैं या कभी ऐसे क्षण में होते हैं जब आपको अपना नाम नहीं पता, आप कौन है आप नहीं जानते, आप किस समय में कौन से काल में इस धरती पर है आपको नहीं पता, ऐसे ध्यान की स्टेट को ही तो कहते हैं दैट इज अ स्टेट ऑफ ब्लिस। तो अब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ा?
भाई गृहस्थ से बड़ा क्या तप होगा, बढ़िया गृहस्थ जीवन जियोगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, खुशी के लिए भाग रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, आप खुश हो इसलिए भागो। आम जिंदगी खुशी के लिए भागना, जैसे पैसा कमाने भागना, काम के लिए भागना, वॉट एवर योर जॉब इज, इंजीनियर हूं साहब, कॉर्पोरेट हूं, भागता रहता हूं। तू कुछ भी होगा, तू कॉर्पोरेट है, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू वकील है, तू कुछ भी होगा, तुम अपना काम करो। लेकिन तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, कि तुम खुशी के लिए भाग रहे हो। जबकि अष्टांग योग में ये कहते हैं कि तू प्रसन्न है इसलिए भाग। इसको एक लाइन में खत्म करें तो एक लाइन में, इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म। और आज की दुनिया में क्या है, आउटर पीस एंड इनर डायनामिज्म। भीतर तो भूचाल है, ऊपर से चुप है। इसीलिए तो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, भीतर के भूचाल को खत्म करने के लिए दवा खानी पड़ती है ताकि नींद आ जाए। जब बिस्तर पे लेटते हैं तो मन में भूचाल है। तो इनर पीस, भीतर से एकदम शांत, एंड आउटर डायनामिज्म, तो बाहर से तूफान ही है, फिर आप वो तूफान मस्ती से करोगे। दैट इज अष्टांग योग इन टर्म्स ऑफ एक कार्डियक सर्जन। अगर आप बात करें कि भाई मैंने अपने जीवन में इसको कैसे अपनाया, तो मेरे जीवन में यही था। भीतर से शांत रहोगे तो सब काम टाइम से होंगे, मजे से होंगे, विदाउट एनी स्ट्रेस होंगे। और भीतर से आप हिले हुए हैं तो भले आप बाहर से कितने भी शांत हैं, आपका काम टाइम से नहीं होगा, आप स्ट्रेस में आएंगे, आपका शरीर स्ट्रेस में आएगा। और कमाल बात ये, एक डॉक्टर अनहेल्दी होगा तो क्या किसी को स्वास्थ्य देगा। सपोज एक पेशेंट आपके पास आएगा, बोलोगे भाई जो डायबिटीज की दवा मैं खाता हूँ सेम ब्रांड की अच्छी है, एक हाइपरटेंशन की मेडिसिन मैं जो खा रहा हूँ वो तू भी खा, अच्छी है। भाई मैं बीमारी से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमार तो आप बाद में होगे। समग्र स्वास्थ्य, कंप्लीट हेल्थ है जीवन जीने की पद्धति, आचार संहिता जीवन जीने की। और बड़ा साधारण है, जीवन के कुछ नियमों का पालन कर लो, यू विल बी हेल्दी, आप रहोगी। और मरने की बात जहां तक आई तो बड़ा आसान है। देखो, लाइफ का ऑपोजिट वैल्यू है डेथ। इफ यू नो हाउ टू लिव, माइंड इट, यू विल डेफिनेटली नो हाउ टू डाई। बात साधारण लगती है, थोड़ी गहरी है, आराम से बैठ के इस पे मनन करना। इफ यू नो हाउ टू लिव, यू डेफिनेटली नो हाउ टू डाई। इसके लिए बहुत प्रयास करने की, अथक प्रयास की आवश्यकता ही नहीं, अन्यथा फिर हम तो है ही, लोगों का सीना हम दो तरह से काटते, या तो चाकू से या योग से। हाँ जी जी डॉक्टर अंशुमान जी, आपकी आवाज में थी नहीं, अब मैंने आवाज आ रही होगी अभी आपको? अभी आ रही है जी। जी जी हाँ, तो मैं ये जैसे कि डॉक्टर मोहित ने बताया, बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया कि जब जीने की कला आती है तो आपके लिए मरने की कला भी जो है वो आपको अपने आप स्वतः आ जाती है। मैं ये जो हम लोग सवाल जिस पे बात कर रहे थे अष्टांग योग को लेकर के, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसी को थोड़ा और विस्तार से बताएं, इसी सवाल को। और जो सर ने बात की थी, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो जरूर करें। जी, मोहित जी ने बहुत अच्छी तरह बताया इसको। देखिए, ये चीजें भारत की धरोहर होते हुए भी क्यों छूट गई, भारतीयों से क्यों छूट गई, इस पे समझना जरूरी है। आप समय के साथ उस चीजों की पैकेजिंग और ट्रेंडिंग नहीं करेंगे तो चीजें छूट जाएगी। जैसे संस्कृत पढ़ना जब मुश्किल होने लगा तो ये मान लिया गया कि इसको हम अनुवाद नहीं करेंगे, तुमको ये पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ो और आओ तभी। तो आप सर्वव्यापी नहीं बना सकते हैं। सर्वव्यापी बनाने के लिए उस समय के चलते बदलते ट्रेंड के साथ आपको चलना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जूम, स्ट्रीम यार्ड, इस तरह की चीजें कब कॉमन हुई, जब कोरोना टाइम आया, फिजिकल डिस्टेंसिंग हुई तब। सिमिलरली हमारे पूर्वजों को चाहिए था इस चीजों को व्यापक बनाना। कोई बात नहीं है, आज की जनरेशन, हम लोग जगह हैं, हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं, इसको साधारण तरीके से बताता हूं। एक, आप जब अष्टांग योग की चीजों को पालन करेंगे, यम नियम, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं होगी जो आपका डाइट प्लान बना के दे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपकी इच्छा ही ऐसी होगी, आप खाना ही ऐसा खाएंगे कि आप स्वस्थ खाना खाएंगे। जिसके लिए मैं साधारण बताता हूं क्या है। 3 तरह के रसोई इंसान के लिए उपलब्ध है, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शैतान की रसोई। जो चीज प्रकृति बनाती है और एज इट इज आप खा सकते हैं, भगवान की रसोई है। फल, फूल, कंद, मूल, हरी सब्जी, ये सबसे स्वस्थ आपको रखता है। दूसरा इंसान की रसोई, जो हमारे रसोई में खाना पकता है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये दूसरा है जो स्वस्थ रख सकता है। और शैतान की रसोई, जिसपे आज मैक्सिमम लोग जा रहे हैं क्योंकि ये व्यापार है, बाजार है,
जो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड ये आ रहा है, इसकी भी ललक आपको तब पड़ेगी जब आप अपने को संयमित, नियमित नहीं रखेंगे, तभी आपको इसकी ललक पड़ेगी। उसी में आप शराब, सिगरेट, तंबाकू इन चीजों को भी जोड़ सकते हैं। इसके खाने करने के बाद आप आ जाइए सीधा सीधा कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपसे मेरी आज चर्चा में बात हुई कि कॉर्पोरेट में, बड़े ऑफिसेज में काम करने वाले की समस्या है कि टारगेट, स्ट्रेस हो नहीं पाता है। उनके लिए एक फॉर्मूला मैं देता हूं, फॉर्मूला ऑफ गॉड, GOD। उसमें मैंने भगवान को सच में नहीं देखा है, लेकिन बीइंग ए कैंसर सर्जन स्ट्रांगली मैं मानता हूं, महसूस क्यों, सुपर पावर है, सुपर एनर्जी है, वही भगवान है, वो हर जगह मौजूद है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है फॉर्मूला? ये गॉड भगवान वाला नहीं है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें, साधना करें, इसमें सारी चीजें जैसे डॉक्टर शर्मा बता रहे थे, आप सारी चीजों का पालन और अपनी दिनचर्या की का ब्रह्मा खुद बन जाएं, जनरेटर ब्रह्मा, अपने दिन की सृष्टि करें, डिसाइड कर लें आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। O ऑर्गेनाइजर, विष्णु बन जाए। भगवान विष्णु देखा होगा समुद्र की लहरों पे लेटे हुए हैं, बहुत सारी लहरें आएंगी, आपके ऑफिस में दोस्त आपको गिराना चाहेंगे, शेषनाग की तरह कुछ फन मारने आएंगे। शांत स्वभाव से जो ब्रह्मा बन के आपने डिसीजन लिया था, आज का निर्णय, उसको पूरा करते चलिए। शाम को D फॉर डिस्ट्रॉयर, संहारक बन जाए, शिव का रूप लें, और जितनी एज ए बाई प्रोडक्ट, जब हम खाना खाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट भी कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं, बाई प्रोडक्ट जो बनता है एंग्जाइटी, जेलस, क्रोध, इसको संहारक बन के घर पहुंचने से पहले बाहर ही खत्म करें और तब घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद फिर आपकी दिनचर्या एक घर की व्यक्तिगत होगी और दूसरी पारिवारिक। व्यक्तिगत दिनचर्या को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ये कह के ना करें कि मेरे पास तो समय नहीं है। अगर आके आपको स्नान करना है, ध्यान लगाना है, जरूर लगाएं। और डिस्ट्रॉयर मतलब अहंकार का दमन करके आप घर जब लौटे हैं तो पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी, बच्चों पे चिल्लाहट नहीं होगी, और आपको प्रोबेबली शराब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, टेलीविजन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा अपने समय को काटने के लिए। उस समय भी आपको सुंदरता, सौंदर्य, प्रेम, हर तरफ उन्मुक्त जीवन महसूस होने लगा। जहां आप रहेंगे इतनी पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो जाएगी कि लोग आपके पास आके बैठ जाएंगे और बात करना चाहेंगे। बी गॉड ऑफ योरसेल्फ। जो फिजिकल बॉडी पे करना है बता दिया, माइंड पे करना है इसमें बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, एंड सोल पे एक लाइन आज बता देता हूं सिर्फ, कनेक्ट टू सुपर पावर। ये सुपर पावर जाने के लिए आपका कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई एजेंट सुपर पावर ने नहीं छोड़ा है धरती पे कि जिसको आप पकड़ेंगे तभी, मतलब पंडित, मुल्ला, मौलवी जैसे लोग सुपर पावर के पास नहीं पहुंचाएंगे। आपको अंतर्मुखी होना होगा। अंतर्मुखी होते ही आप अंदर से शांत होंगे और बाहर जो ऑरा बनेगा, जो आप लोगों को कहते हैं कैसे लोग इतने सक्सेसफुल हैं, कैसे इतनी सफलता मिल गई, वो अपने आप हो जाती है इसका एज ए बाई प्रोडक्ट, क्योंकि आपका एम नहीं रहा, वो डायनेमिक आपको सबको अट्रैक्ट कर लेता है। ये आपने किया, आप सफल होने लगे, लेकिन आप उस समय अहंकार में मत आइए, दृष्टा भाव में रहिए, उसको जस्ट देखते रहिए जो घटनाएं घट रही हैं, और आपका जीवन बिल्कुल उन्मुक्त जीवन चलने लगेगा और आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें सामान्य होती है। सबसे ज्यादा परेशानी है धन की, उसके लिए एक श्लोक बता देता हूं। कहा गया है, अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु नवयोगनम। अर्थ में धन, धन आएगा, धन चला भी जा सकता है, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपकी युवावस्था या आपको जो जीवन मिला है निकल गया तो आप नहीं कर सकते। इसलिए हर पल को जीना शुरू कीजिए, और धन एज ए बाई प्रोडक्ट आपके पास आता ही रहेगा, आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। जी, बहुत बढ़िया। सर, हेलो, आवाज आ रही है? जी। चूंकि हम लोगों ने बात की, मेरा सवाल मोहित जी से है। आप बता रहे थे कि पतंजलि में जो है एक भी योग का वर्णन नहीं है, लेकिन अगर मैं
बहुत तरह के योग किए जाते हैं, खासतौर पे आसन की बात कर रही हूँ मैं, आसन की बात कर रही हूँ, योग की नहीं, सॉरी। एक भी आसन का वर्णन नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि आज की तारीख में जो हम लोग आसन करते हैं, या कोई भी योग शिक्षक जो है सिखाता है, तो वो किस तरह के आसन, मतलब कितनी तरह के आसन नॉर्मली होते हैं आमतौर पर? देखो ऐसा है, पहले तो चीजों को समझने में अभी मैंने बताया कि महर्षि पतंजलि ने आसन क्या है पे बताया, लेकिन आसन कितने तरह के ये नहीं होता है। जैसे आसन मैंने बताया, जैसे अभी मैं इस आसन में ये बैठा हूँ, मैं सुख पूर्वक बैठा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो ये आसन हो गया। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ के अगर मैं आराम से ध्यान कर सकूं तो ये आसन हो। अब दूसरा जो इन्होंने बताया, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में, प्रयत्न पूर्वक और शिथिल, जैसे हम हस्त पादासन करते वक्त थोड़ा आगे झुकते हैं, तो उसमें क्या है कि ना सब लोग नहीं झुक पाते, हर एक की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके लिए फार्मूला बताया पतंजलि ने कि थोड़ा सा प्रयत्न करो, फिर शैथिल्य यानी ढीला छोड़ दो, फिर थोड़ा सा प्रयत्न करो, फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, श्वास को बाहर भीतर करते रहो, और एक समय के पश्चात आपका शरीर लचीला होने लगेगा अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो यहाँ तरीके बताए पतंजलि ने, लेकिन ये नहीं बताया कि अर्ध शलभासन ये है, शलभासन वो है। तो इसके लिए बहुत अनेक ग्रंथ अलग अलग आए, योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका, और बहुत सारे अलग है, खेरिंड संहिता, आत्माराम, स्वात्माराम, और इन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया। और हैं कितने तरह के, ये मैं आपको वैसे ही फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता देता हूँ। 80 लाख योनियां है, तो 80 लाख वेरिएंट है आसनों के। हम उनमें से 30-35 मुख्यतः कर लेते हैं, तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन ये योग और आसन में भेद को समझिए। शरीर का विशेष पोस्चर बना के अगर आप मस्त नहीं रह सके, तो वो पोस्चर आपके किसी काम का नहीं, वो खाली जिम है। आपने डंबल लिया, ऐसे किया, बाइसेप्स बढ़ा लेंगे, दैट्स इट, इट्स नॉट योग। योग का अर्थ है दो योग, दो यानी जोड़ना। कौन किसको किससे जोड़ रहा है? शरीर, श्वास और मन, जब तीनों एक फॉर्म में कंबाइंड होकर आपके एग्जिस्टेंस के अंदर एक बढ़िया इंपैक्ट लेके आए, वह योग है। तो यहाँ आसनों का इतना ही महत्व है कि आपके प्राण को बैलेंस कर सके। सपोज भुजंगासन, अगर आप भुजंगासन करते हैं, तो भुजंगासन में आपका यहाँ से ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा, जिसे अभी थोड़ा करते हैं जिसका 5 टाइप ऑफ प्राण, उनमें से जो समान प्राण है, या यूं कह सकते हैं लंग्स एंड हार्ट के लिए अच्छा होता है। अब है ना, ये लंग और हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, धारणा बना लेंगे लोग, अच्छा फिर तो है ना लंग्स और हार्ट के लिए तो फिर रोज भुजंगासन करो। ये धारणा न बने, ये ज्यादा जरूरी है। हम किसी चीज को एक धारणा, मेरे पास डेली लगभग पेशेंट आते हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं, डॉक्टर साहब मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मेरा डायबिटीज ठीक नहीं हुआ। तो मैं उसको एक चीज बोलता हूँ, 15 साल और कर, तेरा डायबिटीज ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपने अकर्म योग में कदम बढ़ा लिया। कर्म योग तो गीता में इतना सुंदर भगवान कृष्ण ने बताया है कि भाई जो तू जो भी कर्म कर रहा है, वो तेरा सही मायने में कर्म, योगी बन के कर्म कर, ना कि तू कर्म करके फिर योग के बारे में सोचे। तो इफ यू आर डूइंग योर जॉब परफेक्टली, इफ यू आर डूइंग योर योग परफेक्टली, तो एक उसका बाई प्रोडक्ट है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन आप ये सोच के योग करो, आप कम कर लूं, या मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर लूं, इसमें कुछ ऐसा कर लूं कि मेरे कुछ है ना चमत्कार हो जाए, तो ये हम हिपोक्रेटिक है लोग, जो है ना चमत्कारों के चक्कर में जो बची कुची सेहत है उसका और सर्वनाश करने लग जाते हैं, अपने आप को कर्तव्य बना करके, आड़ा टेढ़ा करके। फिर उसके बाद आपको, शायद आप सेशन में रहे होंगे, सुबह जब मैंने मॉर्निंग योगा सेशन लिया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे, तो सबसे पहले एक ही चीज कही थी, इतना शरीर को मत खींच देना कि शाम को पेन किलर खाना पड़ जाए। है ना, कुछ लोग क्या होता है, बस हमेशा करते नहीं, आज तो कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे, उस चक्कर में नुकसान है। तो कर्म योगी बनो, और कर्म योगी का सिंपल सा अर्थ है भीतर से प्रसन्न रह के तुमसे जो एफर्टफुली ठीक से हो सके, जहां तुम अपनी मस्ती को एंजॉय कर सको। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें मैं बैठा हूं, अभी इस आसन का नाम दे दिया। अब जैसे आप वृक्ष की तरह खड़े हो तो वृक्षासन, ताड़ की तरह खड़े हो ताड़ासन, हर 80 लाख वेरिएंट दे दिए। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं यहाँ, एक छोटा सा। आदि शंकराचार्य सभी जानते हैं, विवेक चूड़ामणि में उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर 3 चीजें। ये शायद यहाँ पर जो लोग मुझे सुन रहे होंगे उन लोगों के लिए बहुत एक मैसेज कह सकते हो इसका, जो आपके माध्यम से आई वांट टू गिव द मैसेज। कहा है 3 चीजें सौभाग्य की निशानी है। पहला, मनुष्य जीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, है ना।
नहीं तो आप सोचो करोड़ों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है। यानी अगर इस विश्व की जनसंख्या 7.5-8 अरब होगी तो इससे ज्यादा तो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, बट स्टिल यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ए बैक्टीरिया, यू आर नॉट ए वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग, एंड द सेकंड वन, यू आर ऑन द पाथ ऑफ मुमुक्षुत्व, तुम ज्ञान के रास्ते पर हो, ये दूसरा सौभाग्य। और तीसरा सौभाग्य, आपके जीवन में गुरु तत्व हो। गुरु तत्व का अर्थ कोई शरीर के फॉर्म में हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हो तो आपके भीतर जो एक गुरु तत्व है जिसके माध्यम से आप ज्ञान के रास्ते पर चल सकें, तब आप सौभाग्यशाली है। अदरवाइज आपका पैसा, आपकी वेल्थ, आपका सामर्थ्य, ये शक्ति, ये सब आप छोड़ के ही जाने वाले हो। तो ये आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में सौभाग्य के 3 डेफिनेशन बताई। यू आर ह्यूमन बीइंग, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने सेशन में, योगी बनो, उपयोगी बनो। लोगों को लगता है नहीं नहीं योगी तो, अब सपोज मैं बीइंग ए कार्डियक सर्जन अभी शाम को गोल्फ खेल रहा होता तो सोसाइटी में बढ़िया होता कि अरे वाह डॉक्टर साहब आज गोल्फ खेल रहे हैं शाम को 5 बजे गोल्फ क्लब में, इट इज एक्सेप्टेबल। या शाम को 7 बजे कहीं पे किसी के साथ में अल्कोहल ले रहा होता, अगेन इट इज एक्सेप्टेबल। व्हाई नॉट इट इज एक्सेप्टेबल कि या मैं शाम को योग की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें बहुत कम लोग सुनने वाले होंगे, और सुनने वाले होंगे तो सोच विचार में होंगे अरे ऐसा कैसे तो ये बहुत साधारण मैसेज है भाई, मेरे जीवन का तो यही है, सुबह हो या शाम हो, मैं सर्जरी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ या जो भी करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो भी मैं एक ही चीज बताता हूँ, देखो समत्वम योगम उच्यते। तेरे विरोधाभासी जीवन में भी अगर तू मुस्कुरा सकता है ना तो तू योगी है। और अगर तेरे विरोधाभासी, इफ यू कैन इवन टॉलरेट योर क्रिटिसिज्म, अगर आप अपने विरोधाभासी मूल्य को भी एंजॉय कर सकते हैं, देन अगेन यू आर योगी। तो मेरे जीवन में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में आज आपके साथ में डिस्कस किया, और एक मैसेज देना चाहा कि है ना, देखो योग के लिए धारणाएं निकाल लो। धारणाएं हैं, ट्रीटमेंट मान लिया, ये मान लिया, और कुछ मान लिया, धारणाएं हैं, इसको निकालो, जीवन को बस समग्र रूप में जी लो और जीवन शैली में जोड़ लो, बन गया योग। जी डॉक्टर अंशुमान जी देखिए जी, ये बिल्कुल शर्मा जी ने बहुत सही बात बताई कि योगी के रूप में किसी भगवाधारी को ही देखना एक आदत सी बन गई है। और यही कारण रहा कि योग या हमारा संस्कार और संस्कृति भारत की पीछे छूटी। कारण क्या हुआ, एलोपैथ साइंस के डॉक्टर अहंकारी हो गए, उनको ये लगने लगा मेडिकल साइंस के बियॉन्ड कोई साइंस नहीं है, या कोई भी चीज ऐसी कह रहे हैं तो उसका तथ्य नहीं है। और जो लोग सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बने योग के, उनको साइंस की नॉलेज नहीं थी, मेडिकल साइंस तो छोड़ दी, साइंस की भी नॉलेज नहीं थी। तो इस गैप को, बहुत बड़े गैप को प्रियंका जी आप हेल्थ ओपीडी के प्लेटफॉर्म से भर रहे हैं, जो 2 ऐसे सर्जन को पकड़े हैं जो अपने एमबीबीएस एलोपैथ मॉडर्न साइंस को लेके आगे तक जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है, और बॉडी के पार्ट को खोल के, मैं तो कैंसर सर्जन हूँ, थोरेसिक सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, हम लोग पूरे बॉडी को कहीं खोल के घुस जाते हैं, वहां से बीमारी को निकाल के ले आते हैं। तो हमसे ज्यादा अंदर किसने देखा हुआ है? और अगर उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं तो आपको 2 ही चीजें ऑब्स्टेकल लग रही। क्या? अगर सिर्फ भारतीय बोलते रहे तो इनको कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं क्या है। जब विदेशी वही काम करने लगते हैं तो हम आज भी गुलामी मानसिकता में जी रहे हैं। 1947 के बाद मानसिक आजादी नहीं मिली हमारी। और दूसरा, जब इनको साइंस और लॉजिक और आधार मिल जाए तो मान लेते हैं। तो दोनों अभी मैं क्लियर किए देता हूं। एक विदेशी का नाम बता देता हूं आपको, स्टीव, आप सर्च कर लें, यंग लड़का, इंडिया आया, अष्टांग योग सीख के यहां से वापस गया और अभी गिनीज बुक में अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ रहा है, अंडर वाटर स्विमिंग विदाउट ऑक्सीजन। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं जाता है। और उसने अष्टांग योग के ही बेसिस पे उसने किताब लिखी है, वेदियोलॉजी। आप चाहें तो किताब मंगा के पढ़ सकते हैं। उसमें प्राणायाम वाले पोर्शन को ज्यादा हाईलाइट किया क्योंकि इसको उसने एथलीट लाइफ में अपने उतारा, लेकिन कहा बिना यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के मैं प्राणायाम में इतना सफल नहीं होता, और आज भी कर रहा है। तो स्टीव अपने रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर रहा है। तो अब तो आप मानेंगे कि विदेशी भी इन चीजों को इस लेवल पे लेके गया जो आप नहीं ले गए, गिनीज बुक में रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरा, साइंस लॉजिक की जो बात करते हैं तो हमारा मेडिकल साइंस कहता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक। जो मोटर को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में, हार्ट को, इंटेस्टाइन को, इन चीजों को। हमारे शास्त्रों में
इदा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का वर्णन है, कुंडलिनियों का चक्र का वर्णन है, जिसमें एनाटॉमी डिसेक्शन नहीं होता था। हिपोक्रेट जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, वो 462 BC में पैदा हुए और हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, एलोपैथ वाले। हमारे सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, बाघभट्ट, धन्वंतरी साहब तो 10,000 BC का रिकॉर्ड मिलता, उसके पहले कहीं पैदा हुए थे। तो हिंदुस्तान का चिकित्सक होने के नाते मैं अपने आप को धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत का वंशज कहलाना ज्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूँ रादर देन हिपोक्रेट का। प्रैक्टिसिंग की विधाएं अलग हो सकती है हमारी, हम सर्जरी करते हैं, सुश्रुत हमारे सर्जन थे। तो कहने का मतलब अपने मन से हीन भावनाओं को निकालिए, और हमारी ही धरोहर है, कुछ नहीं हुआ है। सोने के मान लीजिए कि बहुत बड़ी प्रतिमा थी, कुछ उस पर मिट्टी चढ़ गई है, मिट्टी हमें धो के निकालना है और फिर प्रतिमा उतनी चमकीली है। क्या है वो प्रतिमा? हमारा अपने संस्कार और संस्कृति में जीने के तरीके। कोरोना ने भी सिखा दिया, हगिंग, किसिंग एंड इससे आप नमस्ते पे आ गए, जूते बाहर निकालने लगे, हाथ धोने लगे और सारी चीजें आपने की। और डेथ भी इसमें गिनती हुई जो ज्यादा फास्ट फूड, ओबीस थे, हाइपरटेंसिव थे। मतलब आपको दिखा दिया कि वापस आपको आना होगा, जिसके लिए हर समय मैं कहता हूं बैक टू बेसिक्स। और लाइफ विदाउट पिल्स, गोलियों के बिना जीवन संभव है। कोशिश करके देखिए। अगर, क्योंकि आज चर्चा हम छोटी रखना चाह रहे हैं, तो हेल्थ ओपीडी पे आप क्वेरी डालिए और आपके एक एक सेगमेंट को उठा के इस पे इतनी विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि संयोग से हम दोनों एलोपैथ के डॉक्टर भी हैं और उस विधा को भी जानते हैं। तो हम इस गैप को भर सकते हैं और हमारा अहंकार नहीं है कहीं। इसलिए हम ये किसी को नहीं कहेंगे कि ये बड़ा, ये बड़ा। हम कहेंगे सभी बड़ा, जो तुम्हें मदद करे वही बड़ा। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर मोहित, लग रहा है बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? एक चीज मैं ऐड करना चाहता था इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लोगों की जो दोगली मानसिकता है इस चीज को लेकर के ना, योग तो फ्री में होना चाहिए। क्यों? जब हम किसी चीज को सपोज आप किसी अपने बच्चों को किसी एकेडमी में भेजते हैं, क्रिकेट सिखाने के लिए, फुटबॉल सिखाने के लिए, हारमोनियम सिखाने के लिए, या कुछ भी सिखाने के लिए आप अपने बच्चों को एकेडमी में भेजते हैं, तो आप उस शिक्षक को कुछ देते हैं या फ्री फंड में उससे शिक्षा लेते हैं? कुछ तो देते हैं ताकि उसका घर भर सके, वो भी अपने परिवार को पाल सके। तो क्या भारत में योग का पिछड़ने का एक ये कारण भी है कि हमको लगता है नहीं, योग तो फ्री में सिखाएं जी, ये तो योगी का लक्षण है जी, फ्री में सिखाएगा, इसको अर्थ की क्या जरूरत है? तो भाई ऐसा है, जिस कमर्शियल युग में हम जी रहे हैं ना, उस कमर्शियल युग में पहला जो चीज है वो है पहले पेट भरना जरूरी है। और इस पूरी दुनिया में आप योग तभी सिखा पाएंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज में आप इंडियन भरे ना भरे, दे आर अर्निंग अ लॉट बाय द योगा एंड बाय अदर थिंग्स आल्सो लाइक आयुर्वेद आल्सो। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता था कि ये दोगली मानसिकता को भारतीयों से निकालना होगा। अब मैंने अभी एग्जांपल दिया, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं अपने हॉस्पिटल वगैरह में काम करता हूँ तो मतलब ये चीज एक्सेप्टेबल है। बीइंग अ सर्जन, यू आर प्लेइंग गोल्फ इन अ गोल्फ ग्राउंड, वाह डॉक्टर साहब अच्छा गोल्फ खेलते हैं, या मेरा जो हॉबी या पैशन है, मैं पियानो अच्छा बजाता हूँ, तो ठीक है, नहीं डॉक्टर साहब पियानो अच्छा बजाते हैं, योर लाइफ कंसर्न शुड बी देयर। तो भाई मेरे को ये चीज समझाओ कि क्या बुरा है, या इसमें क्यों हम ऐसा मानते हैं कि अगर भारतीय पद्धति को वैश्विक स्तर पर अगर कोई लेके जाता है तो उसमें हमारा अर्थदान होना क्यों नहीं आवश्यक है? व्हाई नॉट? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि भाई जो भी छोटा मोटा योग सेंटर चलाते हैं से लगा करके जो बड़े से बड़ा योग चलाते हैं, हर चीज में हमें एक दानवीरता के दृष्टिकोण से भी बात करनी चाहिए। अर्थदान वहां भी आवश्यक है। बीइंग अ टीचर, वो आपको अगर कुछ सिखाता है तो यहाँ पर आपको मुक्त हस्त से देना चाहिए। इसलिए मैं इसे फीस नहीं कहता हूँ, इसे हमेशा एक डोनेशन वर्ड यूज करता हूँ। जो डोनेशन है, आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, वहां डोनेट करते हो, और एक योगी के पास योग सिखाने के लिए भेजते हो, वहां डोनेट करने से हाथ पीछे खींचते हो। नहीं, योगा तो सब फ्री में होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए? तुम्हारे घर में किस चीज के मामले में फ्री आता है? कुछ सामान फ्री आता है क्या? तो हम ये कैसे मान लें कि हमारा पात्र खाली हो लेकिन चैरिटी करने निकल जाओ साहब? ऐसा नहीं होगा। कमर्शियल वर्ल्ड में हर चीज का मोल है, मूल्य है, और वो मोल जब हम चुकाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार या भागीदार बनते हैं। तो योग को कमर्शियलाइज होना कतई बुरा नहीं है, और आप योगी हैं तभी आप इस जीवन में उपयोगी हैं।
अभी है ना, जैसे लोगों ने कई बार बात करी थी कि ना कोरोना में जब डेथ होने लगी तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, जीवन का अपना मकसद बना लो, आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि मकसद नहीं रहा तो अब क्या रहा, फिर जब शरीर का कोई मकसद नहीं रहा तो ठीक है, फिर हो गया जो होना था। जब आपके कोई मकसद है लाइफ का, आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इफ यू आर हैविंग सम गोल फॉर योर, आपके उपयोगी होने का कुछ मकसद है, तो डेफिनेटली आपको है ना नेचर भी चाहेगा कि इसको संजो के रखो, इसको सजा के रखो, ये काम की चीज है। हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है कि डॉक्टर ये चिकित्सक काम का है, इसको रखो अपने पास में, तो ऐसे ही नेचर भी चाहती है। तो है ना, यहाँ जो थोड़ा हिपोक्रेटिक थॉट से पब्लिक की मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ मनी, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंशुमान मेरे साथ बैठे हैं, अगेन इनको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल जो योगी इसका आपको सिखाता है, जिसका मकसद आपके जीवन में, आप अपने बच्चे को योग सिखाने के लिए किसी के पास भेजते हैं, उसके जीवन में जो संस्कार का बीज डालता है, व्हाई नॉट मनी, वहां होना चाहिए। योग में अर्थशास्त्र को जुड़ना जरूरी है। तभी मैं देखो, योग उद्योग में भी जुड़ा है, उद्योग में भी योग जुड़ा है, तो क्यों नहीं उद्यमी बने भाई। भारत के अंदर अगर किसी चीज को लेकर के फंडिंग होती है, पैसा आता है योग और आयुर्वेद जैसी चीज को लेकर के, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं। नहीं साहब, आप तो हिमालय पे जाओ, वहां जाके योग करो, तो चलो चलते हैं, गोल्फ खेलते हैं हिमालय के ऊपर भी, बनाते हैं वहां पे गोल्फ कोर्स। तो जीवन में योग को हमने कैसे देखा, वो एक धारणा के रूप में देखा, जबकि है ना एक सदगृहिणी अपने घर को अच्छे से बनाती है तो योगी है, एक बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करता है वो योगी है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो वो क्रिकेट पिच के ऊपर योगी है, ऐसे एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में अपनी सर्जरी को शांतिपूर्वक परफॉर्म कर रहा है वो योगी है। इसके लिए कोई धारण नहीं, ये तो है ना दाढ़ी बढ़ के या लुंगी में आ जाएगा तो मैं मानूंगा और फिर मैं हाथ जोड़ के चरण वंदना करूंगा, ये कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। योग के जो धारणाएं हमारे गलत बैठ गई वो हटानी पड़ेगी। उसके लिए ऐसे आपके जैसे ना इतने कंस्ट्रक्टिव, इतने इनोवेटिव सेशंस हो तो लोगों को एक अच्छा मैसेज जाता है इसके माध्यम से। कुछ धारणाएं मेरे ख्याल से आज अंशुमान जी के साथ और हमारे साथ हमने बैठ करके शायद एक फिक्स्ड पैटर्न है कि जो दिमाग में आइडियोलॉजी है योग को लेकर के, शायद कहीं ना कहीं लोगों को झटका लगा होगा चीजों को लेकर के, अरे ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। पर ऐसा तो है। हाँ जी। सर जैसे कि अभी आपने कहा, और आई थिंक अंशुमान सर इससे इत्तेफाक रखते हैं कि योग का मतलब जो है, अगर आपका जो भी कर्म आप कर रहे हैं, अगर उसको आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में योगी होने का एक गुण है, एक लक्षण है। अब मेरा सवाल ये है कि जब हम योग की बात करते हैं, पर्टिकुलरली फिटनेस की बात करते हैं, योग को जब हम सेहत के साथ जोड़ते हैं, तो वहाँ पर आसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे जो आपका नियम है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई शख्स है जो कहता है कि मैं अपने कर्म को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे हर स्थिति में मुस्कुराना भी आता है, तो क्या फिर उसको, जो जितने भी आसनों की बात हम लोग कर रहे हैं, शारीरिक फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो फिर उसको उसकी जरूरत नहीं होगी क्या? देखो आपको मैं फिर एक बात बताऊं, है ना, इसमें हठ योग प्रदीपिका में एक बहुत सुंदर चीज लिखी गई है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, हर व्यक्ति योगी है और योग कर सकता है ना। इसका कोई संबंध नहीं है कि ना एक मोटा व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है, तो क्या उसको आसन की जरूरत नहीं है। तो यह फिटनेस के लिए आसनों को जोड़ा ना। हमने क्या बात करी, देखो समग्र स्वास्थ्य की, समग्र का अर्थ होता है योर बॉडी शुड बी फिट, योर माइंड शुड बी फिट, है ना। हेल्थ की डेफिनेशन में क्या आता है, हेल्थ की फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग। अब आप है ना फिजिकली तो वेलबीइंग हो पर मेंटली अनफिट हो तो क्या मतलब, या आप मेंटली और फिजिकली ठीक हो लेकिन आप सोशल, आपके रिलेशंस ठीक नहीं है तो अगेन यू आर अनफिट। तो हम तीनों की बात करते हैं योग में, हम तीनों चीजों पर आते हैं। हम केवल फिजिकल फिटनेस की भी बात नहीं करते कि आप खाली आसन करते रहो और अपने शरीर, आसन तो क्या, ऐसे तो फिर जिम ज्वाइन कर लो, करते रहो रोज 1 घंटा अपना डंबल वंबल जो आपको करना है फिटनेस के लिए, लेकिन अब दिमाग से पैदल हो तो वो क्या काम का। ऐसे ही जब आप ध्यान करते हैं, योर माइंड इज काम, देन योर इंटेलेक्ट इज शार्प, योर इंटेलेक्ट इज शार्प, देन यू कैन डिसाइड एवरीथिंग। आपके दिमाग जब शार्प होता है तो आप में डिसीजन मेकिंग पावर आती है, और डिसीजन मेकिंग पावर आपको अपने जीवन में हर जगह चाहिए। इसीलिए इंपॉर्टेंस है। जब आपकी ब्रेथ, देखो मन का सीधा संबंध श्वास के साथ है, आप ये तो मानते होंगे, जब आपका गुस्सा होता है आपकी श्वास की गति कैसी होती है, गौर से देखो। आप सोते हैं तो आपकी श्वास की गति कैसी होती है, गौर से देखो। ऐसे ही जब आप शांत होते हैं या आप शांत नहीं हो पाते तो अपनी श्वास की गति को शांत करके आप शांत हो सकते हैं। ये योग है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको। तो यहाँ पर शरीर
श्वास और मन तीनों को जब आप कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, तब आप समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, न तो केवल फिजिकल लेवल पे, न केवल मेंटल लेवल पे, न केवल सोशल लेवल पे, इनफैक्ट स्पिरिचुअल लेवल पे। वर्ष 2007 में आईएमए ने एक प्रपोजल भेजा था यूएनओ को एंड डब्ल्यूएचओ को कि स्पिरिचुअल हेल्थ शुड बी देयर। आपको पता है शायद या नहीं पता, आई डोंट नो, 2006 में एक लेटर गया था भारतीय योगियों के द्वारा यूएनओ में कि जब आप विश्व टॉयलेट दिवस मना सकते हैं तो विश्व योग दिवस क्यों नहीं। ये एक थोड़ा सा एड ऑन कर देते हैं जानकारी के लिए। वर्ष 2006 में डब्ल्यूएचओ को एक चिट्ठी गई यहाँ से भारत से कि भाई आप विश्व टॉयलेट दिवस मना सकते हो लेकिन विश्व योग दिवस नहीं, ऐसा क्यों। और उसके बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां संबोधित करने गए और फॉर्चुनेटली वो विश्व योग दिवस के रूप में जुड़ा और आज हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं आने वाली जनरेशन इस चीज को याद रखेंगी। हो सकता है हम ऐसे मध्यकालीन जिसमें हमारा ज्ञान थोड़ा कहीं ना कहीं लो लेवल पर गया इसलिए हम इसको इतना अच्छे तरीके से अपना नहीं पाए, बट आने वाली जनरेशंस और हमारी जो एंसेस्टर्स की जनरेशन थी हमेशा से इस चीज को माना है और जीवन जीने की शैली में हमेशा अपनाया है। आपको अगर और अच्छे से एग्जांपल चाहिए तो बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप 100-150 साल 200 साल पहले का इतिहास देख लो भारत का, जब भारत देश आजाद नहीं था उससे पहले का इतिहास देखो। और योग का इतिहास देखोगे तो देखो स्वामी विवेकानंद, योगानंद परमहंस, बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने विदेशों में धूम मचा दी योग के लिए। महर्षि महेश योगी, इवन श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव जिनका मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, हैप्पीनेस प्रोग्राम। आज की मैं कल एक ऑनलाइन प्रोग्राम में था जिसमें अमेरिका से लगभग 1500 लोग जुड़े हुए थे। आप सोचो भारत में आपके 1500 लोग कई बार प्रश्नवाचक बन जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता डॉक्टर साहब योग। आई डोंट नो व्हाई, बट अमेरिका से इंटेलेक्चुअल्स पर्सन 1500 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर रहे थे। किस लिए ध्यान कर रहे थे, उनको क्या ऐसा मिल रहा था। लेकिन हम यहाँ पर आकर के अच्छा उनके लिए योग अब जीवन की शैली बनने लगा क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि ये मेरे जीवन जीने की शैली हो सकता है, ये मेरे लिए अच्छा है। हम यहाँ पर अच्छा नहीं सुबह उठा नहीं जाता, अभी तो कैसे करे, समय नहीं मिलता, तो मुझे बड़ी दया आती है। फिर तो है ना हम सब मंगल ग्रह से आए हुए, अंशुमान जी और मैं दोनों मंगल ग्रह से आ गए, फिर तो हम पता नहीं कहाँ से समय लेकर आते हैं। तो समय तो भाई जैसे अंशुमान जी ने कहा टाइम इज ऑलवेज देयर, ये तो मैनेजमेंट आप है, इट्स माइंड मैनेजमेंट, इट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट। समय और अंतरिक्ष ये दो एक्सेस हैं हमेशा जो कभी अनचेंजेबल है। आकाश कभी बदल नहीं सकता, समय भी वही का वही है, ये केवल आप हैं जो घटनाओं के रूप में चलते रहते हैं। तो यहाँ घटना एक घट गई कि आप पैदा हुए और एक घटना और घटेगी कि शरीर छोड़ जाएंगे, लेकिन मीनवाइल आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, बस यही तो योग है। इट्स ऑल माय ओपिनियन। डॉक्टर अंशुमान जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जैसा कि आपने बताया कि ना तो समय की कमी की बात है, असली कमी जो है शायद वो इच्छा शक्ति है, या फिर जो लाइफस्टाइल जो एक होना चाहिए आपको यौगिक लाइफस्टाइल वो आप अपनाने की जो है वो आपके अंदर उतनी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं है। मैं अब जानना चाहती हूँ कि आसन, प्राणायाम और ध्यान करने का जो सही तरीका है, अगर मैं जिसने कभी नहीं किया या जिसके लिए आसन का मतलब या योग का मतलब सिर्फ 4 एक्सरसाइज कर लेना भर है, अगर आप उसको बताना चाहें कि सही तरीका क्या है तो आप कैसे बताएंगे? योग सूत्र का पहला सूत्र जो है अनुशासन, उसमें ये डिसिप्लिन। तो जो करना चाहते हैं पहले डिसिप्लिन हो जाए अपने लाइफ के लिए, और ये इच्छा शक्ति छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाए। इच्छा शक्ति एक बाय प्रोडक्ट, विल पावर आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। आप पहले अनुशासित तो हो जाइए। अनुशासित क्या किसको कहते हैं? बच्चा अनुशासित ही पैदा होता है, हम उसे इनडिसिप्लिन बनाते हैं, जिसको सो कॉल्ड आजकल के एजुकेशनल सिस्टम में डिसिप्लिन बोल रहे हैं, इनडिसिप्लिन बनाते हैं। मुस्कुराओ मत, तुम जोर से हंसो मत, ये मत करो। नेचुरली जिस समय जो उसके मन में भाव आ रहा है उसको करने दो, वही डिसिप्लिन बच्चा होगा। जो फ्लो के साथ, प्रकृति के साथ स्वाभाविक तरीके से जो हो रहा है यही सच है, पहले ये करें। इसको करने के बाद आपकी बॉडी तैयार होगी योगासन के लिए। जिम में आपको 12 इंच 16 इंच का बाइसेप्स बना के स्टेरॉइड का इंजेक्शन देके डंबल उठा के करा देते हैं। अगर मान लीजिए 16 इंच मोटे बाइसेप्स की आर्म की जरूरत होती तो ईश्वर बना के भेजते 16 इंच का बाइसेप्स। आपने देखा ईश्वर के मैन्युफैक्चरिंग में कहीं डिफेक्ट? तो ईश्वर ने अगर बाइसेप्स इतना ही मोटा बनाया तो इसको इतना ही काम चाहिए। और बॉडी में ही हर जगह इतने
मसल, बोन, उसका वेट इतना दे दिया गया है कि आपको किसी डंबल की जरूरत नहीं। तो पहले जो आसन पे आना चाहते हैं उनको मैं कहूंगा घर से सारी चीजें उठा के फेंक दो, डंबल और जितने जिम के सामान फेंक दो। एक आपको चाहिए तो बस चटाई चाहिए, मैट जिसको कहते हैं, ताकि आप कहीं भी बिछा सके, मिट्टी हो, घास हो, कहीं भी, और कुछ नहीं चाहिए आपको। अनुशासित जीवन, एक चटाई, और उसके बाद प्राणायाम। लोग समझते हैं कंट्रोलिंग ब्रेथ इज प्राणायाम, नहीं। प्राण मीन्स लाइफ, आयाम मीन्स वायु। जो उसकी एनर्जी है प्राण की, उसको बैलेंस करना है, सिंक्रोनाइज करना है। ये बैलेंस करते ही योग जो कहता है, कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, मेडिकल साइंस की बता देता हूं। डीप इंस्पिरेशन, जे रिसेप्टर्स होता है इंटरएल्यूलर फेफड़े में, स्ट्रेच करता है, पल्स रेट आपका कम होने लगता है। वेगल स्टिमुलेशन होता है, बीपी कम हो जाता है, और एक्सहेलेशन ज्यादा करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कम हो जाती है, जिसके कारण आप थकान या जम्हाई लेते रहते हैं। तो ये योग में आपके मेडिकल साइंस ने लेबोरेटरी रिसर्च करके निकाला, योग में पहले से कहा हुआ है। तो प्राणायाम की विधि और इस पे चर्चा डिटेल में करेंगे, कि मैं नहीं चाहता हूं कचरा जानकारी देके और फिर लोग गलत इस पे। पहले आज के सेशन से आप ये तैयार हो जाइए कि योग कोई आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की चीज नहीं है, दिमाग से निकालिए। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि इससे सुपर कॉन्शियस पावर आपका जनरेट होता है। इंसान आमतौर पे सब कॉन्शियस में जा रहा है, कॉन्शियस में भी नहीं रह रहा है। पहले आप निकलिए, कॉन्शियस प्लेन में आइए, हम आपको ले चलेंगे सुपर कॉन्शियस प्लेन में। लेकिन किन्हें मैं ले चलूंगा? अगर किन्हीं को खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर वो कहते हैं कि मुझे आनंद की प्राप्ति चाहिए, नहीं मिलेगी, पहले उनको खाने को रोटी दे दो। जो सभी कुछ आज तक ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपको शांति ना मिली, 5 स्टार देख लिया, 7 स्टार देख लिया, गाड़ियां देख ली, सब देख लिया, फिर भी आप शांत हैं, जुड़िए, आपको हम शांति दिखाते हैं कितनी आसानी से मिलती है, और आध्यात्मिक जीवन आपका कितना आसान हो जाता है। ये संभव है। प्राणायाम के बाद फिर हम आ जाएंगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और मेरा अभी जो इंटरेक्शन हो रहा है मेन यंगस्टर्स, बच्चों के साथ, यंग जनरेशन के साथ, क्योंकि उनके लिए मैं रोल मॉडल जैसा देखा जाता हूँ कि एक डॉक्टर है जिसने ऑल इंडिया मेडिकल क्वालिफाई किया, ये किया, तो अगर उसको लगता है कि ये अगर है यहाँ पे तो मैं भी यहाँ पहुंच सकता हूँ। और ये बच्चे भविष्य में देख लीजिएगा भारत को बदल देंगे। भारत एक बिल्कुल वही भारत निकलेगा जिसको सोने की चिड़िया और अलग अलग उपमा उपाधि से अलंकृत किया गया था, फिर से वही हो जाएगा। तो आज इसको हम इंट्रोडक्टरी चर्चा में ही रखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप, सेगमेंट बाय सेगमेंट, अगर ऑडियंस इस सेशन से खुश हैं तो सवाल भेजें हेल्थ ओपीडी पे, हम उस सेगमेंट तैयार करके आपके लिए आगे कार्यक्रम जारी करेंगे। जी, बहुत अच्छा। लेकिन चूंकि डॉक्टर मोहित यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा लालच है कि मैं इस सेशन को खत्म करने से पहले ये जरूर चाहूंगी, क्योंकि आज वो वैसे भी योग दिवस है, कि वो 5 ऐसे प्राणायाम जरूर बताएं हमें नटशेल में, जिन्हें कि रोजाना जरूर करना चाहिए किसी को।